Hello, dear friends. Welcome back to my YouTube channel AU Commerce Scholar. This is Economics Mock Test Part 19, and we are going to cover next 25 questions on economics from question number 451 to question number 475. These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom entrance exam, MCom entrance exam, CRET, NET, JRF, State Eligibility Test as well as for CTET. अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 451 और क्वेश्चन है हमारा एनडीपी डज नॉट इंक्लूड। एनडीपी में क्या चीज इंक्लूड नहीं होता? एनडीपी का फुल फॉर्म है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इसका फॉर्मूला होता है एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रीसिएशन। तो हमारा सवाल पूछा गया है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या चीज इंक्लूड नहीं होता। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा पेमेंट मेड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, दूसरा ऑप्शन डेप्रीसिएशन अलाउंस, तीसरा ऑप्शन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और चौथा ऑप्शन कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डेप्रीसिएशन अलाउंस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं होता। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 452 और क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन जीएनपी। इनमें से कौन सा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दैट इज जीएनपी में इंक्लूड नहीं होता? जीएनपी का फुल फॉर्म इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मोहन परचेजेस अ शर्ट टू वियर, दूसरा ऑप्शन है शिवानी परचेजेस अ न्यू मर्सिडीज बेंज ऑफ एस क्लास, तीसरा ऑप्शन है यस बैंक परचेजेस न्यू कंप्यूटर्स फॉर इट्स बिजनेस और चौथा ऑप्शन है इतिशा ग्रोस तुलसी प्लांट इन हर होम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, इतिशा ग्रोस तुलसी प्लांट इन हर होम इज नॉट इंक्लूडेड इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 453 और क्वेश्चन है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इज द लेवल एट विच देयर इज। फुल एम्प्लॉयमेंट वो लेवल है जिस लेवल पे जहां पे क्या होता है। वी हैव 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है विच देयर इज नॉर्मल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा ऑप्शन लीस्ट सप्लाई ऑफ लेबर और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फुल एम्प्लॉयमेंट इज द लेवल एट विच देयर इज नॉर्मल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वो एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है जहां पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल होता है ना वो नॉर्मल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है वहां पे, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 454 और क्वेश्चन है हमारा इन विच सेक्टर द इंडियन इकोनॉमी विल बी फाइंड अ हाई रेट ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। भारत के किस इंडिया के किस सेक्टर में इंडियन इकोनॉमी के किस सेक्टर में सबसे ज्यादा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है? पहला ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट सेक्टर, दूसरा ऑप्शन है एग्रीकल्चर सेक्टर, तीसरा ऑप्शन है सर्विस सेक्टर और चौथा ऑप्शन है माइनिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 455 और क्वेश्चन है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म देन। बैलेंस ऑफ पेमेंट इनमें से किसके कंपैरेटिव एक ब्रॉडर टर्म है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, दूसरा ऑप्शन बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, तीसरा ऑप्शन बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों से ब्रॉडर टर्म है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 456 और क्वेश्चन है हमारा इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट करंट अकाउंट इंक्लूड्स। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो स्टेटमेंट होता है उसमें करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा गुड्स एंड इनविजिबल आइटम्स, दूसरा ऑप्शन गवर्नमेंट लोन्स फ्रॉम अब्रॉड, तीसरा ऑप्शन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए,
In the balance of payment statement, current account includes goods and invisible items. Invisible items मतलब services. हमारा अगला क्वेश्चन 457 क्वेश्चन है हमारा, सर्विस टैक्स इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ. सर्विस टैक्स इनमें से किसका एक इंस्ट्रूमेंट है? वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है फिजिकल पॉलिसी, दूसरा ऑप्शन मॉनेटरी पॉलिसी, तीसरा ऑप्शन रेवेन्यू पॉलिसी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, फिजिकल पॉलिसी. सर्विस टैक्स इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी, क्योंकि सर्विस टैक्स के बेसिस पे गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है, और गवर्नमेंट को जब रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 458, और क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफर पेमेंट्स आर. इनमें से कौन सा ट्रांसफर पेमेंट्स है? ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा पेमेंट मेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा ऑप्शन है पेमेंट मेड बाय वन सेक्टर टू अनदर, तीसरा ऑप्शन है पेमेंट मेड फॉर नो रिटर्न सर्विस, और चौथा रीपेमेंट ऑफ लोन. तो पेमेंट ट्रांसफर आर ऑप्शन सी, पेमेंट मेड फॉर नो रिटर्न सर्विस. इसे हम ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं, जहां पे हमने कुछ भी अगर पेमेंट किया तो बदले में हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन 459 क्वेश्चन है हमारा, इन द टर्म्स ऑफ ओवरसीज शिपिंग टनेज इंडियाज रैंक. अगर हम ओवरसीज शिपिंग टनेज की बात करें तो इसमें भारत का जो रैंक है वो कितने नंबर पे आता है? पहला ऑप्शन है 17th रैंक, दूसरा ऑप्शन है 10th रैंक, तीसरा ऑप्शन है 15th रैंक और चौथा ऑप्शन है 27th रैंक. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इन द टर्म्स ऑफ ओवरसीज शिपिंग टनेज India ranks 17th. Option A is the correct answer for the given question. India का रैंक 17th रैंक है in the terms of overseas shipping tonnage में. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 460, और क्वेश्चन है हमारा, which of the following statement is incorrect. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला ऑप्शन, the Indian road network is one of the longest in the world, दूसरा, the Indian road networks connect around 65% of all weather roads, तीसरा, the national highway carry more than 40% of total road traffic, और चौथा ऑप्शन, most of the state electricity boards are running in profits. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी. सवाल पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, जहां पे ये बोला जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आर रनिंग इन प्रॉफिट्स. जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होती है, जहां से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, जो हमारे स्टेट का बोर्ड होता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वो कभी भी प्रॉफिट में नहीं जाता. ज्यादातर टाइम बिजली चोरी होने की वजह से या किसी न किसी रीजन की वजह से लॉस ही में रहता है. ठीक है, तो यहां पे बोला गया था मोस्ट ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आर रनिंग इन प्रॉफिट. दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 461, क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड. जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वहां से जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा ऑप्शन हाइडल इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा ऑप्शन टाइडल इलेक्ट्रिसिटी, चौथा ऑप्शन एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी. Electricity generated from radioactive elements is called atomic electricity. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 462, क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा PLF इज लोएस्ट इन. लेटेस्ट डेटा के हिसाब से ये जो PLF है ना, PLF का फुल फॉर्म होता है प्लांट लोड फैक्टर इन थर्मल पावर प्लांट. जो प्लांट लोड फैक्टर है ना थर्मल पावर प्लांट में, वो सबसे ज्यादा लोएस्ट किस रीजन में है? वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है हमारा साउथ ईस्टर्न रीजन, दूसरा ऑप्शन है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तीसरा ऑप्शन है हमारा वेस्ट ईस्टर्न रीजन और चौथा ईस्टर्न रीजन. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. जो प्लांट लोड फैक्टर है इन थर्मल पावर प्लांट वो सबसे कम है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे बहुत कम लोग रहते हैं. तो जो ये जो प्लांट लोड फैक्टर है ना बहुत कम है, ज्यादा लोड नहीं पड़ता. अगला क्वेश्चन है हमारा 463, क्वेश्चन है हमारा, 3 स्टील प्लांट्स इन भिलाई
राउरकेला एंड दुर्गापुर वर सेटअप इन विच प्लांट? सवाल पूछा गया है कि जो 3 स्टील प्लांट्स थे, भिलाई का जो दुर्ग में स्टील प्लांट है, राउरकेला का है एक स्टील प्लांट, एक दुर्गापुर में जो वेस्ट बंगाल में है दुर्गापुर, वहां पे एक स्टील प्लांट है। ये गवर्नमेंट का जो 5 ईयर प्लान था, ये कौन से प्लान के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया था? पहला ऑप्शन है फर्स्ट प्लान, दूसरा ऑप्शन सेकंड प्लान, तीसरा ऑप्शन थर्ड प्लान, चौथा ऑप्शन फोर्थ प्लान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड प्लान। 3 steel plants in Bhilai, Raulkela and Durgapur were set up in second 5-year plans. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 464। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है? पहला ऑप्शन है हमारा, लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज फेसेस अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। दूसरा ऑप्शन है, द इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो हैज बीन फॉलोइंग ओवर द प्लानिंग पीरियड। तीसरा ऑप्शन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज बैलेंस्ड इन ऑल रीजन्स। और चौथा, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसमें जो करेक्ट है वो ये है कि लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज फेसेस अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, मतलब जितनी भी उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना, उससे कमी वहां पे प्रोडक्शन होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 465 और क्वेश्चन है हमारा, नियरली -% ऑफ लेबर फोर्स इज एंगेज इन सर्विस सेक्टर। अगर हम बात करें अप्रैल 2020 की, तो इसके बेसिस पे हमने यहां पे डेटा दिया है। सवाल पूछा गया है कि नियरली कितना % लेबर फोर्स सर्विस सेक्टर में है, एंगेज है, जो टर्चरी सेक्टर है। ठीक है, देयर 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 20 to 25%, दूसरा ऑप्शन है 25 to 30%, तीसरा ऑप्शन है 30 to 35%, चौथा ऑप्शन है 35 to 40%। जल्दी से बताइए ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 30 to 35%। अगर मैं बात करूं एकदम करेंट डेटा की, अप्रैल 2020 के हिसाब से 31.9% ऑफ लेबर फोर्स इज एंगेज्ड इन सर्विस सेक्टर, और सर्विस सेक्टर जीडीपी का 53.66% लेकर के आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 465, जिसका आंसर है 31.9%, जो ऑप्शन सी सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन 466 और क्वेश्चन है हमारा, इंडिया हैज द डैश लार्जेस्ट साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया के पास कितने नंबर पे दुनिया के साइंटिफिक और टेक्निकल मैन पावर है वर्ल्ड में? पहला ऑप्शन है थर्ड, दूसरा ऑप्शन है सेकंड, तीसरा ऑप्शन है फिफ्थ और चौथा ऑप्शन है नाइन्थ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, we have the second largest scientific and technical manpower in the world। मतलब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स की गिनती में जनाब हम दूसरे नंबर पे आते हैं दुनिया में। तो इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर इन द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 467। क्वेश्चन है हमारा, स्मॉल यूनिट्स एग्जिस्ट इन इंडिया बिकॉज। इंडिया में जो स्मॉल यूनिट्स एग्जिस्ट कर रही है ना, उसके पीछे रीजन क्या है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है, they are labor intensive and India is a labor surplus economy। दूसरा ऑप्शन है, they are capital intensive and India is a capital surplus economy। तीसरा है, they offer method of inequitable distribution of income and wealth। और चौथा है, none of the above। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, they are labor intensive and India is a labor surplus economy। स्मॉल इंडस्ट्रीज या स्मॉल यूनिट्स इंडिया के अंदर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लेबर इंटेंसिव ये यूनिट्स होते हैं, और इंडिया में लेबर सरप्लस इकोनॉमी, इंडिया की जो इकोनॉमी है ना वो लेबर सरप्लस है। हमारे पास कैपिटल नहीं है जो कैपिटल इंटेंसिव होगा, बड़ी बड़ी मशीनरी हम लगाएं, हर एक बिजनेसमैन के पास बड़ी बड़ी मशीनरी हो। हमारे यहाँ लेबर बहुत सस्ता है और हमको लेबर्स बड़े सस्ते में मिल जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 468 और क्वेश्चन है हमारा, CENVAT was introduced in the year। सेनवेट जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, ये किस साल लागू हुआ था इंडिया में? 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 2001 2002, दूसरा ऑप्शन 2000 2001, तीसरा ऑप्शन 2002 2003 और चौथा ऑप्शन 2004 2005। इस क्वेश्चन का सही आंसर है CENVAT, मतलब सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स
4 अप्रैल 2000 को लागू हुआ था इंडिया के अंदर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। डेट थी 4 अप्रैल, ईयर था 2000। और CENVAT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 469। क्वेश्चन है हमारा, द बेसिक रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी इज। जो बेसिक रेट है ना एक्साइज ड्यूटी का, वो क्या है? लेटेस्ट डेटा एज ऑन अप्रैल 2020, और एकदम लेटेस्ट डेटा के हिसाब से, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा 16%, दूसरा ऑप्शन है हमारा 12.36%, तीसरा ऑप्शन है हमारा 14.25% और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 12.36%। जो बेसिक रेट है एक्साइज ड्यूटी का इंडिया के अंदर, जो एकदम लेटेस्ट डेटा है, वो है 12.36%, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 470, और क्वेश्चन है हमारा, एड वैलोरम ड्यूटी मींस ड्यूटी इंपोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है परसेंटेज ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा ऑप्शन पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी, तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, परसेंटेज ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो एड वैलोरम ड्यूटी जो इंपोज की जाती है ना, वो परसेंटेज ऑन ऑफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी के बेसिस के ऊपर इंपोज की जाती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 471। क्वेश्चन है हमारा, वी मेनली स्टडी द फॉलोइंग इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम इनमें से कौन सी चीज को माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेनली पढ़ते हैं? पहला ऑप्शन लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, दूसरा ऑप्शन स्टडी ऑफ फर्म्स, तीसरा ऑप्शन फैक्टर प्राइसिंग, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में लोकेशन ऑफ स्टडी इंडस्ट्री भी पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ फर्म्स भी पढ़ते हैं, फैक्टर प्राइसिंग भी पढ़ते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। हम सारी चीजें पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 472। क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वी स्टडी व्हाई सेविंग रेट्स आर हाई और लो, वी आर स्टडीइंग। जब हम पढ़ते हैं कि क्यों सेविंग जो रेट है वो हाई है या लो है, तो हम एक्चुअली में क्या पढ़ रहे हैं? हम क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, या इट इज अ स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, या बोथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स, या नन ऑफ द अबव? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, व्हेन वी स्टडी व्हाई सेविंग रेट्स आर हाई और लो, वी आर स्टडीइंग मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 473। क्वेश्चन है हमारा, which bank among the following is responsible for issuing currency notes in India? इनमें से कौन सा बैंक रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के अंदर करेंसी नोट को इशू करने के लिए? पहला ऑप्शन SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और चौथा ऑप्शन वर्ल्ड बैंक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, RBI। RBI is a bank among the following which is responsible for issuing currency notes in India. Option B is the correct answer for the given question. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 474। क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ कंपोजिट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक कंपोजिट इंडेक्स है, और इसमें क्या चीज आता है? पहला ऑप्शन, क्या हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हेल्थ, लिटरेसी और एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं, मतलब ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। दूसरा है, क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नेशनल इनकम आता है, साइज ऑफ पॉपुलेशन आता है, या जनरल प्राइस लेवल आता है। तीसरा, क्या इसमें नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा कंजम्पशन आता है। और चौथा, फिजिकल रिसोर्सेज, मॉनेटरी रिसोर्सेज और पॉपुलेशन साइजेस आता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ कंपोजिट ऑफ हेल्थ, लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ये तीन चीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंक्लूड होती है। हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 475, और क्वेश्चन है हमारा, एक्सेस कैपेसिटी इज द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्म इन द मार्केट फॉर्म ऑफ। इनमें से किस मार्केट फॉर्म में एक्सेस कैपेसिटी एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी फर्म के लिए? ठीक है। पहला ऑप्शन है मोनोपोली, दूसरा ऑप्शन है परफेक्ट कंपटीशन, तीसरा ऑप्शन है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और चौथा ऑप्शन है ओलिगोपोली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन
is a market form which has the excess capacity and which is an essential characteristics of a firm. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. आई होप एंड बिलीव कि ये 25 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस.